बच्चों ये क्लास 12 का इम्पोर्टेंस एमसीक्यू है। इकोनॉमिक्स का आपसे पूछ रहा है कि यू शेप कौन नहीं होता। तो पहले अगर यू शेप की बात करते हैं हम लोग, तो यू शेप वाले कर्व है कौन? बच्चों यू शेप वाली कर्व जो होती है वो 3 तो है। पहला है एसी कर्व, दूसरा है एमसी कर्व और तीसरा है बच्चों एबीसी कर्व। ये 3 तो कर्व यू शेप होता है और इसका होने का वजह होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये इम्पोर्टेंस है। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंस है बच्चों, यू सब होने का मतलब हुआ कि इनिशियली दिस कर्व फॉल, सबसे पहले ये कर्व फॉल होगा। देखिए यू शेप के बारे में, ये शेप को ध्यान से देखिए। यू शेप होने के लिए 3 स्टेज होगा। ये है फर्स्ट स्टेज, इसमें सबसे पहले वो फॉल होगा। ये मिड स्टेज, जहां पर वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसका गिरना कम हो जाएगा, ये इसका मिनिमम होगा। और ये है इसका लास्ट स्टेज, जहां वो क्या करेगा, राइज करेगा। तो एमसीक्यू उसके ऊपर आ सकता है, आप जवाब दे सकते हो कि सर एसी का भी ये सेट है, एमसी का भी ये सेट है, एबीसी भी ये सेट है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। और इसमें पहला पोर्शन में क्या होता है, इनिशियली एक कर्व फॉल होता है, उसके बाद मिनिमम पॉइंट अटेन करता है, उसके बाद ये राइज करता है। तो ऑल द कर्व आर यू शेप्ड। इसमें कौन सा कर्व यू शेप्ड है? कौन सा कर्व यू शेप्ड है? एक शेप मतलब छोड़कर, ध्यान से देखिए, यानी कि यहाँ वो बताइए जो यू शेप नहीं है, तो वो है एएफसी कर्व। एएफसी कर्व यू शेप नहीं है। अब आते एएफसी। एएफसी कर्व के बारे में एमसीक्यू आएगा। बच्चों एएफसी कर्व क्या होता है ये देखो, ये हमारी एएफसी कर्व है। सबसे पहले एएफसी जो होती है ये रेक्टेंगुलर होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है बच्चों। इसके बाद ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है बच्चों एएफसी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे आता है।
और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसका, AFC हमेशा फॉल होगा। AFC इज फॉल when आउटपुट राइज। तीन बातें इंपॉर्टेंस हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं। पहला एक बार फिर याद कर लो, AFC हमेशा कौन कर्व होगा? रेक्टेंगुलर, माथा में बैठा दे रहा हूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होगा। ये हमेशा बेटा फॉल होगा अगर आउटपुट बढ़ेगा तो। बस इसका MCQ में इतना जरूर याद रखो, हो जाएगा। AFC कर्व, आउटपुट अगर जीरो हो जाए, व्हाट इज द AFC व्हेन द आउटपुट इज जीरो? AFC क्या होगा अगर आउटपुट जीरो हो जाए तो? अच्छा, आउटपुट बढ़ेगा तो AFC घटेगा, आउटपुट जीरो होने से AFC भी जीरो हो जाएगा। AFC में अगर आउटपुट जीरो हो जाए तो AFC भी जीरो हो जाएगा। If firm stop the production in the short run, अगर फर्म प्रोडक्शन स्टॉप कर दे तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट होगा फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन बंद होने पर भी चलता है। अब ये सब आप नोट कर लेना बच्चों। टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, ये मेरा AFC होती है। आप जितना भी सामान तैयार करिए, आप जितना भी सामान तैयार कर लीजिए, आपका जो AFC कर्व होगा वो कांस्टेंट होगा। तो पहला बात है, AFC जो है नेवर चेंज, AFC नेवर चेंज विथ आउटपुट। आउटपुट बढ़े या घटे, AFC में कोई, सॉरी, TFC में कोई चेंज नहीं होता, टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, अगर प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए, टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगा। तीसरा नंबर बात, TFC कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। तो फिक्स कॉस्ट के बारे में जान लीजिए, फिक्स कॉस्ट जो है कभी चेंज नहीं होता, ये बात याद रखना, कांस्टेंट होता है।
अगर आउटपुट चेंज हो तब भी। प्रोडक्शन स्टॉप होने से भी ये कभी जीरो नहीं होगा। और टीएफसी कर्व हमेशा हॉरिजेंटल होगा, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ लिख रहा है कि फर्म अगर प्रोडक्शन शॉर्ट रन में बंद कर दे तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट होगा फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आप जानते हो टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन को रोक दिया जाए तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगा, तो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर आ जाएगा टोटल कॉस्ट। वन टाइम एक्सपेंडिचर टू परचेज द फिक्स कैपिटल टू प्रोड्यूस। अच्छा, एक बार अगर हम खर्चा करें फिक्स कैपिटल के ऊपर तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंस है। व्हेन द एवरेज कॉस्ट डिक्रीज द मार्जिनल कॉस्ट। अगर एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगा तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? तो चलिए इस पे भी देख लें हम। वहां पे जाओ, तुम वहां पे जाओ, तुम वहां जाओ ना, तुम वहां जाओ। वो ट्रेन भी दूर होता है। हाँ, तुम्हारे बाहर नहीं है, गाड़ी नहीं है। चाप मेरा है घर में, जब चाहे तब ले सकते। क्या? मेरा चाहे। लगा जाए तो बाबा में लगाओ बाबू उसमें। बाबू मेरा पूरा नाम छुपा हुआ उसमें। ठीक है। अपना अपना बोला मत। तो मेरा है। ये रिलेशन है एमसी और एसी का। अब ध्यान से देखिए रिलेशन क्या कह रहा है। रिलेशन हमसे ये कह रहा है कि एसी अगर इस साइड में देखिएगा, एसी अगर ज्यादा है एमसी से तो एसी हमेशा फॉल होगा। नंबर टू, एसी और एमसी अगर बराबर हो जाए तो एसी का वो सबसे मिनिमम होगा। एसी इज मिनिमम, सबसे मिनिमम पॉइंट होगा। नंबर तीन, अच्छा एसी मिनिमम होगा तो ध्यान से देखो एमसी कर्व जो है राइजिंग होगा। और 3 नंबर पॉइंट में अगर आपका एसी कम हो गया एमसी से तो एसी राइजिंग होगा। अब देखो ये उसका ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पर देखो एसी ज्यादा है एमसी से, तो ध्यान से देखो एसी फॉल हो रहा, फॉल होते होते आके इस जगह पर रुका। तो इस जगह पर एसी और एमसी बराबर हो गया। तो बराबर होने से एसी का ये सबसे मिनिमम पॉइंट है। इसके बाद यहां से दोनों बढ़ रहा है, लेकिन एसी जो है अब कम हो गया है किससे? मार्जिनल कॉस्ट से। तो एसी भी राइज हो रहा, एसी भी राइज हो रहा। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज को डिक्रीज हो रहा। डिक्रीज मतलब ये वाला लाइन, एवरेज कॉस्ट कम है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट जो होगा, मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा। एवरेज कॉस्ट डिक्रीज द मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा सॉरी, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज ये पूछ रहा है। अगर एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखो एवरेज कॉस्ट अगर डिक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होगा, लेस देन एवरेज कॉस्ट। ध्यान से ग्राफ में देखो, यहाँ लिख रहा है एवरेज कॉस्ट डिक्रीज, डिक्रीज मतलब फॉल।
अगर एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा, अगर एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट कम है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट से कम होगा। एवरेज फर्स्ट कॉस्ट कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, ये क्या है? तो आपको बताए थे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एएफसी। देख लीजिए आप, एएफसी ऐसा होता है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बनते हैं और क्या बनते हैं आपको जाके डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, और ये स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है। शॉर्ट रन में एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू सेट होती है, मार्जिनल कॉस्ट यू सेट होती है। नेवर स्लोप डाउनवर्ड, ये कभी नीचे नहीं आती, गलत, नीचे से आकर ऊपर जाती है। नेवर स्लोप अपवर्ड, गलत। इनिशियली स्लोप डाउनवर्ड देन स्लोप अप, एकदम सही बात है। देखो अभी हम बताए थे यू शेप में सबसे पहले क्या आता है, नीचे आता है, उसके बाद बढ़ जाता है। देखो अगर यू शेप थे तो पहले क्या होगा, पहले फॉल होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, राइज होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट यू शेप है तो वो इनिशियली स्लोप डाउनवर्ड होगा, उसके बाद ये स्लोप अपवर्ड हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट कर्व इन द शॉर्ट रन यू शेप, एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप होती है बच्चों। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि जितना सामान बनाओगे उतने लगेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं लगेगा। एमसी इज राइजिंग एसी व्हील, अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार देखो रिलेशन, ये एसी है और ये भी इन लोग का एमसी है। क्वेश्चन पहले एसी लेना, उसके बाद नीचे से एमसी को ऊपर ले जाना। एमसी राइजिंग हो रहा है, देखो एमसी बढ़ रहा है, ध्यान से देखो। एसी व्हील, अच्छा एसी भी कहाँ होगा, अगर एमसी राइजिंग हो रहा तो एसी भी राइजिंग होगा। मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज कॉल्ड, मिनिमम पॉइंट जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग का एसी कर्व है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। कॉस्ट हम लोग के लिए खर्चा होती है बेटा, एक्सपेंसेस, राइट। खर्चा कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। देखो यहाँ से खर्चा बढ़ रहा है, यहाँ से खर्चा कम हो रहा, तो कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, राइट बच्चों। ये खर्चा आते आते यही इसका मिनिमम है, इसके बाद खर्चा गिरा नहीं। तो खर्चा लास्ट में सबसे कम इसी पॉइंट में था, सबसे लास्ट जहां खर्चा खर्चा गिरते, खर्चा का सबसे लास्ट पॉइंट यही था। अगर लास्ट पॉइंट यही था तो मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू यही होगा। अगर एसी बढ़ेगा तो रेवेन्यू मेरा क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहे बेटा कि मिनिमम पॉइंट जो एवरेज कॉस्ट का होगा वो क्या होगा, उस वक्त मैक्सिमम रेवेन्यू होगा। One short run curve is not U-shaped. One short run curve is not U-shaped. U-shaped कौन नहीं है, ये U-shaped है, ये भी U-shaped है, ये भी U-shaped है। U-shaped नहीं है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हम लोग का आंसर होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। एट द लास्ट पॉइंट ऑफ एसी कर्व, अगर लास्ट पॉइंट सबसे कम वाला पॉइंट हो तो उसमें हम लोग जानते हैं एसी और एमसी बराबर होता है।
एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, हॉरिजॉन्टल पे फिक्स कॉस्ट होता है, अपवर्ड राइजिंग है ही नहीं, ये शब्द है ही नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एवरेज फिक्स कॉस्ट जिसको बोलते हैं एएफसी, बार बार एएफसी आ रहा है। एफसी मतलब याद कर लो बच्चों, ये हम लोग का एएफसी है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है बच्चों और स्लोप डाउनवर्ड होता है, तो हम लोग का आंसर होगा ए। टोटल फर्स्ट कॉस्ट कर्व हॉरिजॉन्टल होगा। एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, द मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, राइट। एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? राइजिंग होगा, नहीं तो इक्वल होगा। कर्व की बात करें तो ऐसे होगा, देखो ये हम लोग का एसी है और ये हम लोग का एमसी है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पे दोनों बराबर है, एसी और एमसी बराबर है। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट देखो क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। और कर्व की बात करें तो यहां से एमसी राइजिंग करेगा। प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट और एडिशनल यूनिट increase the total cost is called, अच्छा प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। अगर आप एडिशनल यूनिट तैयार करेंगे तो इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। बच्चों मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट को कहते हैं बेटा एडिशनल कॉस्ट। या उसको हम लोग कहते हैं बेटा एक्स्ट्रा कॉस्ट। आउटपुट इंक्रीज द एवरेज फर्स्ट कॉस्ट, कभी इंक्रीज नहीं होगा, फॉल होगा, डिक्रीज होगा, एफसी होने से डिक्रीज होगा। एक एग्जांपल दो फिक्स कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है, मटेरियल भी नहीं है, वेजेज भी नहीं है, तो बच्चों उसको तैयारी कर लीजिए अच्छा से। अभी कभी नहीं क्या? बच्चों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेशन हमको बताना है, ये सेकंड चैप्टर है एमसीक्यू का। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि शट डाउन पॉइंट बताइए कौन सी होती है। बेटा शट डाउन पॉइंट कौन होती है वो देखिए, ये है हम लोग का प्राइस कर्व जिसे कहते हैं एवरेज रेवेन्यू, जिसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ये मिनिमम पॉइंट है जिसे हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। बच्चों शट डाउन पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट चीज है ये देख लीजिए। अरे शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट वहां पर होगा जहां पर हम लोग का एबीसी बराबर होगा प्राइस के, या बराबर होगा एवरेज रिवेन्यू के, या बराबर होगा मार्जिनल रिवेन्यू के। और यही से एक ठोकर और जाता है एमसी, या एबीसी बराबर होगा एमसी से। ठीक है बच्चों, एबीसी ये हम लोग का शट डाउन पॉइंट का कंडीशन है। अच्छा शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, या रिवेन्यू बराबर
जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर फर्म जो है, फर्म सिर्फ रिकवर करता है ओनली वेरिएबल कॉस्ट, बट लॉस इट्स फिक्स कॉस्ट, वो फिक्स कॉस्ट को लॉस कर देता है। शट डाउन पॉइंट में एवीसी मिनिमम होगा हमेशा, ये भी याद रखना। एवीसी का मिनिमम पॉइंट को भी हम लोग शट डाउन पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि यही इसका मिनिमम पॉइंट है। देखिए फर्म रीच द शट डाउन पॉइंट वेयर, शट डाउन पॉइंट कहाँ पर होगा? एसी इज मिनिमम नहीं, एमसी इज मिनिमम नहीं, कहां पर होगा? जहां पर एम आर टच एवीसी। देखो ये लाइन देखो ध्यान से, ये एम आर लाइन है, ए आर लाइन है और पी है, एवीसी इसी लाइन को टच कर रहा है, तो वही हमारा शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। और उस पॉइंट में ये तीनों बराबर होगा। ब्रेक इवन पॉइंट, द ब्रेक इवन पॉइंट में टोटल कॉस्ट बराबर होगा टोटल रेवेन्यू। आइए ब्रेक इवन पॉइंट यहां दिखाते हैं। ये मेरा प्राइस है, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है, ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। अब यहाँ से मेरा टोटल कॉस्ट जा रहा है, यानी कि एसी जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं जा रहा है। तो ये पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है उसको थोड़ा सा लिख दें यहाँ। ब्रेक इवन पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कि जो मेरा सेलिंग है यानी कि रेवेन्यू, वो बराबर है टोटल कॉस्ट के या बराबर है एवरेज कॉस्ट के। यानी कि यहाँ पर फर्म जो है, फर्म रिकवर कर ले रहा, रिकवर बोथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ये सब रिकवर कर ले रहा है फर्म। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट में एक चीज हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ टोटल कॉस्ट बराबर टोटल रेवेन्यू होगा, पॉइंट वन। और पॉइंट टू बेटा, पॉइंट टू जो है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होगा? जब टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा, इक्वल टू टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो इस नंबर पॉइंट को देखो, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज व्हेन। अच्छा अच्छा, अब हम लोग इसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं। बच्चों का देख रहे हैं कि चलो खाली
कौन के लिए खाना खा रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। बेटा दो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहते हैं। पहला MR इज इक्वल टू MC, ये फर्स्ट कंडीशन है। MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, या यहाँ ये भी बोलेगा MC कर्व इज अपवर्ड राइजिंग। अब ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना होगा बच्चों। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन यही है, MR इज इक्वल टू MC, और MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, यानी कि MC कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, ये भी दे सकता है। ये हम लोग का फर्स्ट कंडीशन है जो जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कंडीशन, लेकिन ये जरूरी है। टोटल प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज। टोटल प्रॉफिट कब हम लोग का मैक्सिमाइज होगा? ये दोनों कंडीशन होने पे, MR इज इक्वल टू MC या MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो यहाँ एक नंबर कंडीशन दिया हुआ है, MR इज इक्वल टू MC। इन लॉन्ग रन ऑल द फर्म अर्न, आदि दे, long run all the firm earn in perfect competitive market only normal profit। अब एक काम करते हैं बेटा, यहाँ हम शॉर्ट रन लिखते हैं और यहाँ लॉन्ग रन लिखते हैं। अब इसको दोनों को अच्छे से देख लो। शॉर्ट रन में हमें होता है नॉर्मल प्रॉफिट भी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, और लॉस भी होता है बेटा। लॉन्ग रन में खाली होता है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन अगर बराबर है तो किस केस में है बेटा? तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट के केस में। तो यहाँ पर बेटा हम क्या देख रहे हैं कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट दोनों केस में बराबर है, लेकिन शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट कमा सकते हैं, लॉस कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। उसका एक रीजन है, उसका रीजन है बेटा नो बैरियर, नो बैरियर अपॉन एंट्री एंड एग्जिट द फर्म, यानी कि इसमें कोई भी कभी भी एंट्री ले सकता है और निकल सकता है, इसीलिए। तो लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा बच्चों। प्रॉफिट इज द इनकम ऑफ द मैनेजमेंट सेड बाय, ये बात किसने कहा था? मार्शल।
वैसे रेसिडुअल इनकम इज कॉल्ड, रेसिडुअल इनकम को हम लोग कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिडुअल इनकम मतलब जो इनकम बच जाता है उसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम में फर्म अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा, इक्विलिब्रियम में फर्म जो हमेशा कोशिश करता है कि उसकी प्रॉफिट जो होनी चाहिए वो दोनों के बीच का डिफरेंट होती है। प्रॉफिट जो निकाली जाती है वो टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बीच के डिफरेंट निकाली जाती है। सब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये वाली इंपॉर्टेंस है। द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द फर्म मेक नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो उसको हम लोग कहते हैं ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है बेटा ना प्रॉफिट हो रही है ना लॉस हो रही है, यानी कि टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंस है। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि टी आर कर्व और टीसी कर्व के बीच अगर डिफरेंस ज्यादा हो तो प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा। टी आर और टीसी के बीच अगर गैप ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, गैप कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, कहाँ से काटेगा? बिलो से काटेगा, अबव से नहीं, बिलो से काटता है बच्चों। एमसी कर्व कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। द फर्म विल प्रोड्यूस द एडिशनल यूनिट, फर्म एडिशनल यूनिट कब तैयार करेगा? जब उसको मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा मार्जिनल कॉस्ट से। याद रखोगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंस है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू, इधर देखो आउटपुट, ये जो आउटपुट है कब ज्यादा होगा कब कम होगा? अगर एम आर इजिकल टू एम सी है तो नो चेंज, नो चेंज इन आउटपुट, आउटपुट लेवल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एम आर ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, यानी कि इनकम ज्यादा है कॉस्ट से, तो आउटपुट को इंक्रीज करना होगा। एम आर कम है मार्जिनल कॉस्ट से, इनकम कम हो गया तो आउटपुट डिक्रीज होगा। तो यहाँ बोल रहा है एडिशनल, यानी कि आपको अलग से सामान तैयार करना है तो आउटपुट बढ़ रहा है, तो तभी लोगे जब आपका एम आर ज्यादा होगा एमसी से। इसमें हम लोग माल तैयार करेंगे अलग से बढ़ाएंगे इसमें। अच्छा, एम आर इजिकल टू एम सी में हम क्या करेंगे? आउटपुट को बढ़ाएंगे। इसमें रहेगा क्या चीज? नो चेंज। इसमें हम लोग आउटपुट क्या करेंगे? घटा देंगे। मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी को बोलते हैं शट डाउन पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोड्यूसर नेसेसरी टू कंडीशन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के। एम आर इजिकल टू एम सी पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या आपको याद होगा? एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो।
बच्चों यहाँ कह रहा सेकेंड कंडीशन बताइए मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का। तो सेकेंड कंडीशन क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है, नहीं, तो फर्स्ट कंडीशन है। मार्जिनल कॉस्ट इज अपवर्ड राइजिंग, ये सेकंड कंडीशन है। मार्जिनल कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग, नहीं नहीं। अब इधर देखिए, मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग है, तो हम बताए थे आपको, याद करिए। इसका मतलब है एमसी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, या उसको हम लोग ऐसे बोलेंगे एमसी कर्व इज अपवर्ड राइजिंग। सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक नंबर का एमसीक्यू आएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है बेटा, वो बता रहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बराबर में है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी, और यहाँ आ गया चेंज इन प्राइस, तो वैल्यू आ गया 1। तो जब दोनों में सेम चेंजिंग होगा तो इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा 1। ये बार बार एग्जाम में दे रहा बेटा कि अगर क्वांटिटी और प्राइस दोनों सेम चेंज होगा तो इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात है, इलास्टिसिटी की वैल्यू जो होती है इज इक्वल टू 1 है। अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हाई इलास्टिसिटी, बहुत ज़्यादा डिमांड है, हाई इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से कम है तो लो इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू आपका जाके देख लो, तीनों याद रख लो। अगर 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक बोलोगे। इलास्टिसिटी ऑफ वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो हाई इलास्टिसिटी, 1 से कम है तो लो इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो कर्व होता है वो ऐसा होता है। अब बोला द लाइन थ्रू द ऑरिजिन, ये हम लोग का ऑरिजिन है, तो ये ऑरिजिन से जो मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट को बोलते हैं 1, यानी कि यहाँ और ये दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का लाइन अगर ऑरिजिन के थ्रू गुजरेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू होगा 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी में अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू अगर इन्फिनिटिव है तो उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। एक काम करिए, हम यहाँ नोट लिख देते हैं, सब इसको तैयार कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए आप। एक बार रिपीट कर रहे बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर इसका वैल्यू 1 है
इसे आप यूनिटरी इलास्टिक बोलोगे या मिड पॉइंट बोलोगे। अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से ज़्यादा उसको हाई इलास्टिसिटी बोलोगे या बोलोगे खाली इलास्टिक। अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से कम है तो इसको लो इलास्टिसिटी बोलोगे या इन इलास्टिक बोलोगे। अगर इन्फिनिटिव है तो परफेक्टली इलास्टिक बोलोगे और 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक बोलोगे। अब देखो यहाँ पर सप्लाई का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ इन्फिनिटिव, तो बोला उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। और 0 होने से परफेक्टली इन इलास्टिक, इसको हम लोग तभी बोलेंगे जब इलास्टिसिटी का मान क्या होगा, 0 होगा। और इसको तभी बोलेंगे जब इलास्टिसिटी का मान इन्फिनिटिव होगा, तो परफेक्टली इलास्टिक। प्राइम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर इन्फिनिटिव है तो सप्लाई कर्व हमेशा हॉरिजेंटल होगा। क्या होगा, हॉरिजेंटल। अच्छा, यहाँ भी हम लोग एक चीज बता दे रहे हैं, इसमें सप्लाई कर्व जो होगा बेटा वो हॉरिजेंटल होगा और 0 वाला में सप्लाई कर्व वर्टिकल होगा। याद रखना, सप्लाई कर्व वर्टिकल होगा, इसमें प्राइस चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज